विलयन की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता का उसके तनुता वृद्धि में कैसे परिवर्तन होता है। आप ये देख लीजिए, तुल्यांकी चालकता जो हम कल पढ़ चुके हैं, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कापा वी, ये है मोलर चालकता। लैम्डा इक्विवेलेंट की जगह लैम्डा एम कापा वी, ये विशिष्ट चालकता है और ये जो है वो है। अब इन पर हमको तनुता का प्रभाव देखना है। विलयन के सांद्रण में परिवर्तन के साथ विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता में परिवर्तन होना है। देखिए, K और V यदि दोनों के मान में वृद्धि होगी तो लैम्डा इक्विवेलेंट बढ़ेगा, अर्थात यदि आप V बढ़ा रहे हो तो K से उसका जब गुणा करोगे तो मान बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगा। उसी तरह से आप यहाँ भी V बढ़ाओगे और K से गुणा करोगे तो ये बढ़ेगा। लेकिन तुल्यांकी चालकता और विशिष्ट चालकता तो बढ़ जाएगी, मगर जैसे ही तनुता में वृद्धि होगी, इस जो मैंने बताया था कि 1 घन सेंटीमीटर में आपको आयन निकालना होता है, वही आपकी विशिष्ट चालकता, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इस 1 घन सेंटीमीटर में यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में, जो कि आपके कापा को प्रदर्शित कर रहा है, तो कापा के मान में जैसे जैसे आप तनुता में वृद्धि करोगे, कापा के मान में कमी होगी। अतः किसी भी विलयन की तनुता बढ़ाने पर उसकी तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता तो बढ़ती है, लेकिन विशिष्ट चालकता का मान कम होता चला जाता है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। कुछ विद्युत अपघट्यों की चालकता लिखी हुई है यहाँ पे, देखिए। HCl की चालकता चेंज होती चली गई है, देखिए। तनुता में वृद्धि, जैसे जैसे पहले 1 लीटर था, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम होता गया, और ये जो चालकता HCl की है आपकी बढ़ती चली गई। मोलर चालकता है ना, उसी तरह से यहाँ पर दिख रहा है। तो अलग अलग एग्जाम्पल दिए, लेकिन आप यहाँ पे देखिए एसिटिक एसिड वगैरह में ये है ना, और NH4OH में जितना ये लोग बढ़े हैं, ये दोनों प्रबल विद्युत अपघट्य थे, जितना बढ़े हैं उनकी तुलना में ये बहुत कम बढ़े हैं। क्लियर? तो अब हम इनकी बात करते हैं। विद्युत अपघट्य के तनु विलयन के लिए मोलर चालकता तथा सांद्रता यानी C के मध्य संबंध लैम्डा M यानी सामान्य अवस्था में C सांद्रता पर मोलर चालकता बराबर लैम्डा M इन्फिनिटिव माइनस B, एक स्थिरांक लिया गया है, √C सांद्रता। ठीक है, ये √C में सांद्रता ली गई है। अब देखिए, B एक स्थिरांक है और लैम्डा M अनंत तनुता पर मोलर चालकता है। C का मान अत्यंत कम है, मतलब शून्य के पास आ चुका है। जब जब एकदम कम हो जाएगा, यानी C आपके पास सांद्रता बचेगी ही नहीं, तो जितनी आपकी मोलर चालकता है उतनी ही आपकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता होगी। कब? जब आप C को लगभग नगण्य या 0 मान रहे हैं, तब आप एक ग्राफ खींच रहे हैं। कहाँ पर? 2 विद्युत अपघट्यों के लिए, एक प्रबल के लिए और दूसरा दुर्बल के लिए। जैसे HCl KCl प्रबल विद्युत अपघट्य हैं और एसिटिक एसिड दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं। ग्राफ खींचा गया है लैम्डा M, ये देखिए लैम्डा M इन्फिनिटिव भी दिया है, और √C के बीच ये भी लैम्डा M इन्फिनिटिव तक जाएगा यहाँ पे। तो देखिए, ये एक बार आयनित होंगे और फिर पूर्णतः आयनित होते चले जाएंगे। तो जो चालकता इनकी मोलर चालकता थी नॉर्मल C सांद्रता पर, वही अनंत तनुता पर भी रहेगी, क्योंकि तनुता वृद्धि में आयनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि इनका वियोजन एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है और ये एक ही बार में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। अर्थात इनके प्रत्येक आयनों का वियोजन पूर्ण रूप से हो जाने के कारण इनकी चालकता में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन यही चीज़ यहाँ पे देखिए, ये पूरा आप आगे चलने जाइए, हाइपरबोला बनते जाएगा, लेकिन आपका ग्राफ खत्म नहीं होगा। मतलब आप बहिर्वेशन भी कर लेंगे ग्राफ का, तो भी ये ग्राफ खत्म होने वाला नहीं है। कारण ये है कि ये एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है, इसका वियोजन एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, और चूंकि इसका वियोजन एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, तो जितने अणु बनेंगे उतने वियोजित भी होते चले जाएंगे। और चूंकि वियोजित हो रहे हैं अणु बार बार, है ना, बार बार वियोजित हो रहे हैं, अतः तनुता में वृद्धि करते करते आयनों की सांद्रता बार बार बढ़ेगी, और आयनों की सांद्रता बढ़ने के कारण चालकता बढ़ेगी। इसलिए अनंत तनुता पर भी इसकी चालकता ज्ञात नहीं की जा सकेगी। क्लियर? विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता का प्रायोगिक सत्यापन आप पढ़ेंगे। ये है व्हिटस्टोन ब्रिज। किसी विलयन की चालकता का मापन उसके प्रतिरोध यानी R की सहायता से आप कर सकते हैं। मान लो अगर आप प्रतिरोध मान रहे हैं तो ये तो वायर की है,
प्रतिरोध की सहायता से किया जा सकता है, क्योंकि प्रतिरोध जो होता है वो चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से आप प्रतिरोध की गणना कर लीजिएगा और उसके व्युत्क्रमानुपाती चालकता आ जाएगी। ये देखिए, ये P, Q, R, S है ना, ये समान मोटाई के जो भी व्यवस्थाएं अभी आपको बताई जाएंगी, P क्या है, R क्या है, वो है। और ये देखिए यहाँ पे A, B, C और D है ना, ये आपके तार लगे हुए हैं और ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज बना हुआ है। अब आप बहुत ध्यान से इसकी थ्योरी को समझते और सुनते चले जाइए। सबसे पहले ये जो है वो वाला विलयन है जिसकी हमको विशिष्ट चालकता ज्ञात करनी है। इसको हम चालकता सेल कहते हैं। इसमें हम प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड ले लिए हैं, है ना, और ये जो प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड हैं ये नीचे से प्लेटिनम ब्लैक से लेपित रहेंगे और ये सेल व्हीटस्टोन का R भाग बनाएगा। ये वाला जो हिस्सा दिखा रही थी मैं R, ये जो सेल है वो उसका R भाग बनाने वाला है। AB समान मोटाई का तार है जिस पर ये जॉकी लगा हुआ है, जिस पर जॉकी लगा हुआ है यहाँ पर, है ना। AB ये समान मोटाई का तार है जिस पर एक जॉकी लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो होगी इसी जॉकी को हमको आगे पीछे घुमा के शून्य विक्षेप की स्थिति उत्पन्न करना है। उसके बाद हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, यहाँ से प्रेरण कुंडली से हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे 1000 से 3000 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि विद्युत अपघट्य के विलयन का विद्युत अपघटन न होने पाए। अब यहाँ पर ये वाला जो है प्रतिरोध बॉक्स जो P का बनाएगा, प्रतिरोध बॉक्स P द्वारा इतना प्रतिरोध उत्पन्न किया जाए कि जॉकी को पुनः AB पर चलाने पर शून्य विक्षेप की स्थिति उत्पन्न हो। ये कब होगा? जब यहाँ विद्युत अपघटन की क्रिया नहीं होगी, तभी फिर से शून्य विक्षेप उत्पन्न होगा। और ये जो हेडफोन आपने लगाया है यहाँ पर आपको किट किट की ध्वनि सुनाई देने लगेगी और ये जो आपका P है प्रत्यावर्ती प्रतिरोध हो जाएगा, R जो है यहाँ पे प्रायोगिक प्रतिरोध हो जाएगा और ये Q और S जो है वो AD और S जो है वो AD की लंबाई हो जाएगी और जो Q है वो BD तार की लंबाई हो जाएगी। इसकी सहायता से आप इस चालकता सेल के प्रतिरोध की गणना कर पाएंगे। क्लियर? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन था जिसको आप लिखेंगे।